जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे, अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे आप। अंशिका, हर्षिता, तारा, सुखवीर, पल्लवी, पूजा, रायकर, सोनू, साहिल, निशा यादव, खुशी, संधू, मनीष, राज, प्रदीप गुजर, अमिता गुजर, रितेश कौशदौन, कपिल गौतम, बिट्टू यादव, निधि शर्मा, कृष्णा, कुमारी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे साथ ही मध्यकालीन इतिहास को, ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके हम आ गए थे आपका कहाँ पर, अकबर पर हम आ चुके थे। ठीक है, और आराम से पढ़ते रहिए। एक बार बताओ सारे लोग, थम्स अप करके, रिवीजन अच्छा चल रहा है ना? सबसे ज़्यादा ज़रूरी साथी यही है। अभी आप पूछेंगे किसी सब्जेक्ट को आप कैसे याद रखें बहुत लंबे समय तक, क्या करें। और इस समय पर क्या है, अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिल रहे हैं और वो पूछ रहे हैं मुझसे कि ऐसा मन कर रहा है कि जी मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मन कर रहा है कि जो कंटेंट है उसको चेंज करके कोई और बुक बदल लें। तो ऐसा मन कर रहा है बुक इसको भी पढ़ लें, दूसरी बुक में भी कुछ अभी थोड़ा बहुत पढ़ लें, तीसरी बुक में भी पढ़ लें, नोट्स भी पढ़ लें, क्लासेस भी कर लें। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपसे फिर कहूँगा, आपके अब सिर्फ मन से ये लड़ाई है। आप किसी भी एक चीज़ को, जो भी आप करते हैं उसको बार बार रिपीट करिए। आप अपने स्कोर को बढ़ाने के चक्कर में अपने स्कोर को और कम कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो और बाकी हिस्ट्री को आप पढ़ते रहिए डेली, है ना। 30 से 45 मिनट के बीच की क्लास होती है, सिर्फ इतना आराम से आप पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। डेली 30 से 45 मिनट की मंडे टू फ्राइडे क्लास में आप, है ना, दिसंबर एंड तक अपनी चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। बाकी आप अच्छे से करते रहिए। चलें बॉस, चलें एक बार। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे थे आपका अकबर की, ठीक है। आगे चलेंगे। अकबर, अकबर के पिता का क्या नाम था पहले मुझे बताइए। अब तक हमने किस किस को पढ़ा है? एक तो बाबर को हमने पढ़ा। बाबर कब से कब तक रहा? 1526 से 1530। बाबर आप सब लोग जानते हैं कि भारत में आया, बहुत बड़ा साम्राज्य तो उसने स्थापित नहीं किया, लेकिन मुगल वंश की नींव उसने जरूर डाल दी। हुमायूं के बारे में आपने जाना 1530 से 1540 पहले, फिर 1555 से 1556। हुमायूं भी लगभग भटकता रहा अपनी जिंदगी में। आप देखोगे कि जैसे मेरा प्रश्न आपसे ये रहे कि मुझे बताइए, आप गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की, गुलाम वंश, तो आप कहेंगे कि भैया गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। और 1206 से अभी कौन सा साल आ चुका है? 1556। तो कुल वर्ष बताओ कितने आ गए हैं? तो आप कहोगे भैया 350 साल हो चुके हैं, 350 ईयर्स। 350 सालों में कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने भारत को एक केंद्रीय व्यवस्था दी हो। यानी कि पूरे देश में सब जगह एक टैक्स लग रहा है, एक लगान व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक हायरार्की लेवल है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल एकदम से मेंटेन है, प्रशासनिक स्तर पर, लगान के स्तर पर, राजस्व के स्तर पर। यानी कि सभी चीजों को एक सिस्टम जो बनाया वो अकबर के समय पर बना। अकबर ने एक, आपका अगर मैं कहूँ, एकीकृत प्रणाली लागू की। उसने ऐसे कौन कौन से काम किए थे तो हम कक्षा में ही जानेंगे, क्लास में ही ये बात हम जानेंगे, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। इससे पहले कोई शासक, हालांकि एक क्षेत्र रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र रहा उसका भी राज्य क्षेत्र, या पूछे दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली सुल्तनत के सुल्तानों में, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा जो राज्य क्षेत्र था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। लेकिन उसके बाद में फिर अकबर ऐसी व्यवस्था देता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन व्यवस्था उस समय के, हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास में, जैसे कि लैंडपूल ने लिखा है, स्टैनले लैंडपूल कहता है कि मध्यकालीन इतिहास के सभी राजाओं में अकबर सबसे बेहतर था। इसकी तुलना शेरशाह सूरी से भी की जाती है। शेरशाह सूरी गद्दी पर कब आया था बताइए? कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि शेरशाह सूरी अकबर से अच्छा राजा था। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, अकबर का शासनकाल आप देखिए कितने वर्षों का है, बताइए एक बार कैलकुलेट करके। 1556 से 1605, 49 ईयर्स, 49 वर्ष। और शेरशाह सूरी कितने दिनों के लिए गद्दी पर रहा था, ये बताइए आप मुझे।
तो आप कहेंगे भैया शेरशाह सूरी रहा 1540 से 45, ओनली 5 ईयर्स। तो यानी कि कुल 10% ही रहा ना वो तो। भाई अगर शायद शेरशाह सूरी भी 50 वर्षों तक शासक रहता, क्योंकि 5 वर्ष में शेरशाह सूरी ने जो करवाया था वो अपने आप में ग्रेट था। हो सकता था 50 साल में शेरशाह सूरी ग्रेटेस्ट हो जाता। ओके। उस अकबर को हमको पढ़ना है। अकबर 1556 से 1605, जन्म 15 अक्टूबर 1542, खूब पूछा जाता है इसका जन्म। बचपन का नाम जो था वो जलाल है। अर्श आशियानी भी इसको कहा जाता था, आशियानी। सबसे बड़ा शासनकाल यानी कि 49 ईयर्स। भाई रहा 49 वर्ष औरंगजेब भी, लेकिन औरंगजेब से 2 महीने कम रहा अकबर से। इसका पालन पोषण सुल्ताना बेगम, जो कि अस्करी की पत्नी अर्थात इसकी चाची थी। मैंने बाबर के 4 बेटे आपको बताए थे, बताओ क्या क्या नाम थे उनके। बाबर का एक बेटा था हुमायूं, एक था अस्करी, एक कामरान, और एक हिंदाल। 4 बेटे हमने आपको बताए थे, 4। तो ये चारों जो बेटे हैं, यानी कि हुमायूं का भाई कौन था, अस्करी, यानी अकबर का चाचा हुआ अस्करी। तो 1541 में जब 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी हुमायूं ने, और उसके बाद 1542 में अकबर का जन्म हुआ। तो जब राणा वीर साल के यहाँ जन्म हुआ था, तो ये कहा जाता है कि हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन जो थे उसके भाई ही थे। बाकी कोई सरदार भी उसका इतना बड़ा दुश्मन नहीं था जितने बड़े दुश्मन उसके अपने भाई थे। उसके भाइयों ने अटैक कर दिया था, तो अकबर को छोड़ के जाना, भागना पड़ गया था। और अकबर जब छोड़ के भाग गया, अकबर को, सॉरी, हुमायूं को भागना पड़ा अकबर को छोड़ करके। और फिर हुआ क्या कि इसको उठा लाया था इसका चाचा अस्करी। इस तरह से इसका पालन पोषण इसकी चाची ने किया। ठीक है। दाहिमा अनगा थी अकबर की, पहले दाहिमा अपॉइंट की जाती थी। दाहिमा का क्या होता था, पहले एक सिद्धांत था प्राचीन समय में, अब तो नहीं माना जाता उसको। प्राचीन समय में एक सिद्धांत था कि जो ऐसी महिलाएं थी जो किसी क्षत्रिय परिवार से रही हों, क्षत्रिय परिवार से मतलब उनके परिवार में आपका कहीं पर युद्ध लड़े गए हों, ठीक है, या उनके पिता किसी आपका क्षत्रिय कुल से थे, या जो विद्वान लोग थे, तो उनकी स्थितियां या आर्थिक स्थिति किसी समय के चलते वो कमजोर हो गई यदि, तो वो स्त्रियां क्या करती थी, वो राजमहलों में जाती थी, और जो राजकुमार, जो छोटे बच्चे होते थे, वहां उनको स्तनपान कराती थी, यानी कि वो उन बच्चों को दूध पिलाती थी। तो माना यह जाता था कि उनके अंदर जो बहादुरी थी, जो विद्वता थी, जो इंटेलिजेंस थी, जो ब्रेवरी थी, जो मैनोवर था, वो इनके अंदर भी आएगा जो दूध पिएगा। तो इसीलिए पहले आपका दाहिमा हुआ करती थी। तो दाहिमा अनगा थी। अकबर की पहली शादी जब ये 9 साल का था, रुकैया बेगम से हुई, जो कि अस्करी की बेटी थी। ठीक है। नहीं, अस्करी नहीं, ये हिंदाल की बेटी थी, हिंदाल की। रुकैया बेगम हिंदाल की बेटी थी, हिंदाल की बेटी, हिंदाल की बेटी। सरहिंद का युद्ध 1555 एडी में हुआ, याद है? थम्स अप करो सारे लोग। किस किस के बीच हुआ था ये आपको बताना है। ये किसने, कि एक पक्ष को ही बता दो। हुमायूं लड़ा था इसको। यहाँ पर हुमायूं ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो अकबर होगा। अतिरिक्त बातें कोई नहीं करेगा दोस्त, अतिरिक्त बातें किसी की नहीं। दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। 1 दिसंबर से सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे RWA SSC चैनल पर, RWA SSC चैनल पर होंगे। ठीक है। इसका जो टीचर था अकबर का, वो था अब्दुल लतीफ। हालांकि अकबर की कभी रुचि नहीं रही पढ़ने में, कहते हैं अकबर को तलवारबाजी का, घुड़सवारी का, इन सब का शौक था। एक उसने सिराजी नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया था। कहते हैं अकबर सो भी जाता था तो भी सिराजी बोलता रहता था। बहुत विद्वान व्यक्ति थे सिराजी। और कहते हैं अकबर को अपनी जिंदगी में शुरुआती दिनों में उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में वो महत्व समझ गया था।
अकबर अपने 9 रत्न रखता था, आपको पता होना चाहिए, 9 रत्न, 9 विद्वान लोग थे उसके पास में। यानी जो व्यक्ति पढ़ा नहीं था उसको भी समझ में आ गया था कि मेरी जो संगत है, मेरी जो दोस्ती है, मेरे आसपास जो लोग हैं वो विद्वान लोग होने चाहिए, अच्छे आईक्यू लेवल के लोग होने चाहिए, मेंटल स्टेट के आदमी नहीं होने चाहिए। आजकल आदमी कहता है मेरा दोस्त है, पागल है, मूर्ख है। ठीक है, मूर्ख लोगों से दूरी बनानी है आपको, वो नुकसान पहुंचाते हैं। या उनके अंदर सुधार करो, आपके मित्र हैं तो फिर आपकी बात जरूर मानते होंगे, नहीं मानते तो फिर मित्र नहीं है, फिर सखा नहीं है। और वो अपनी जिंदगी अलग जी रहे हैं, आप अपनी जिंदगी अलग जी रहे हैं। एक जोन में आना पड़ेगा मित्रों को, एक जैसे माइंडसेट मिल ही जाते हैं। राज्याभिषेक हुआ 1556 में, कलानौर गांव, गुरदासपुर, पंजाब में। 1556 में हुमायूं की मौत हो गई थी, आप सबको पता है। हुमायूं की जब मौत हो गई तो ऐसी स्थिति आ गई कि दिल्ली की गद्दी को बहुत लोग हथियाना चाह रहे थे। अली आदिल शाह का सेनापति हैमू, वो अपनी सेना लेकर के दिल्ली पहुंच ही चुका था। जब वो दिल्ली पहुंच चुका था हैमू, तो कुछ दिन तो ऐसा किया था कि हुमायूं की मौत के बाद में हुमायूं का एक हमशक्ल था, मुल्ला बेकसी। मुल्ला बेकसी, इसको 17 दिन तक बैरम खान ने किले की दीवारों के ऊपर से दिखाया जाता रहा कि भाई ये हुमायूं का हमशक्ल है। क्योंकि सब लोग वहां, क्या होता था, झरों का दर्शन होता था। तुमने देखे बड़े बड़े स्टार ऐसे आके हर हाथ हिलाते हैं। अमिताभ बच्चन अपने बंगले से आके हाथ मिलाएंगे, लोग देख रहे हैं, ओ बहुत शोर मचाएंगे लोग। ऐसे ही पहले ये जो शासक थे झरों का दर्शन देते थे, आते थे, जनता खड़ी रहती थी, ये देख के हाथ हिलाते थे। हाँ जी, आप ठीक हैं सब? हाँ भैया हम भी ठीक हैं, अब निकल लो सब अपने घर को। आवाज थोड़ी जाती है इतनी दूर से वो क्या कह रहे हैं। भीड़ खड़ी रहती है। तो भैया मुल्ला बेकसी को 17 दिन तक ऐसे ही दिखाया जाता रहा था, क्योंकि वो हुमायूं का हमशक्ल था। इतने दिन में बाबर का वो आपका बैरम खान, जो कि हुमायूं का एक विश्वास पात्र व्यक्ति था, बैरम खान के ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो संरक्षक भी था अकबर का। जब अकबर को आपका, मैंने बताया था कि 1555 में सरहिंद के समय युवराज की, या युवराज घोषित किया गया, उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो जिम्मेदारी मिली बैरम खान को कि आप संरक्षक रहेंगे। तो इन 17 दिनों तक बैरम खान मेंटेन करता रहा कि भाई किस तरह से, लेकिन स्थितियां नहीं बन रही थी। बैरम खान ने ईटों के सिंहासन पर अब्दुल कासिम के द्वारा इसका राज्याभिषेक करवा दिया अकबर का। इतनी खराब स्थिति थी कि जितने भी सरदार थे वो सब जान चुके थे कि हेमू का आक्रमण हो गया है दिल्ली पर। इधर इसने कहा था हम पानीपत का युद्ध लड़ेंगे दिल्ली जाके, बैरम खान और अकबर ने, लेकिन सभी सरदार साथ छोड़ चुके थे। बैरम खान ने सब सरदारों को चिट्ठी लिखवाई कि आज समय है आपको अकबर का साथ देना चाहिए। सब सरदारों को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब भाग रहे थे छोड़ छोड़ के। सबको लग रहा था नहीं अब खत्म हो गया इस्लामिक साम्राज्य भारत में। लेकिन बैरम खान एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने कहा कि नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे। तो इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। कहते हैं कि बैरम खान यदि ना होता तो अकबर गद्दी पर ना होता। ठीक है, देखिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ साथी मतलब वो किसी और जोन में रहते हैं। बच्चों आप अपना नुकसान करेंगे, आप असफल हुए तो सिर्फ रोना होगा। इसीलिए कुछ मत लिखा करो। क्लास करते टाइम क्लास पर फोकस रखो। आप यहाँ क्लास करने आए थे ना। अब किसी कोई लिख रहा है सर बायोलॉजी की पीडीएफ, कोई कुछ लिख रहा है, कोई 2.0, कोई इकोनॉमिक्स लिख रहा है। यहाँ पर आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अपने आप को डेडिकेटेड कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की क्लास के लिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि बच्चों आप फोकस नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, और नुकसान पहुंचाएंगी क्योंकि आपका ध्यान अभी कहीं और है। और नुकसान जब पहुंचता है पढ़ते समय, जब ध्यान नहीं रहता तो हम असफल होते हैं। असफल होते हैं तो हम रोते हैं, और जब हम रोते हैं तो इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे आंसुओं को समझने वाला नहीं होता है। ये आपको समझना होगा। चंद लोग हैं आपके पास में जो आपको दुखी देख करके दुखी होंगे, चंद, माइनर गिनती में चंद ही लोग हैं जो आपको देख खुशी देख करके खुश होंगे। उनके लिए मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए।
तो जो बैरम खान था इसकी उपाधि थी खाने खाना। खाने खाना का मतलब होता है सरदारों का सरदार। तो भैया पानीपत लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, हाँ जी भैया। तो पानीपत दूसरा हुआ 5 नवंबर 1556 को। फटाफट से आंसर करो, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? सब लोगों का आंसर आना चाहिए, देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन लिखेगा। तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर। ठीक है, इसमें अकबर के अकबर को तो दूर रखा गया था ग्राउंड से पीछे। बैरम खान ने कहा था तुम पीछे रहना कुछ सैनिकों के साथ में। और बहुत जबरदस्त युद्ध यहाँ पर हुआ था, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ। हाथी यहाँ पर बहुत अच्छे से लड़े, हेमू का हाथी बहुत जबरदस्त था। लेकिन अंततः कहते हैं अकबर की जीत हो गई। किसकी? अकबर की जीत हुई। अकबर ने बैठना शुरू किया और अकबर ने अपनी सभा लगाई आगरा में। बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से 60 तक रहा, लेकिन महामंगा के कहने पर अकबर ने इसको मक्का भेज दिया। क्यों? इसकी वजह से तो राजा बना था। इस पर आरोप लगे, क्योंकि देखिए जितने भी ये मुगल शासक है ये सब थे सुन्नी, सुन्नी शासक थे। जैसे हुमायूं था, उसने तो सिंध क्षेत्र में अपने प्रचार के लिए, सहायता के लिए सिया मत का प्रचार करना शुरू किया था ताकि सिया उसकी हेल्प करें। थे ये सब सुन्नी मत के। सबसे पहले आंसर दिया लव्या ने, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बहुत बढ़िया लव्या, एकदम सही आंसर है आपका। तो 1556 से 60 बैरम खान सिया मत को मानता था और बैरम खान का संबंध था सिया होने से। तो कहते हैं दरबार में बहुत सारे सिया लोगों की भर्ती होने लगी। सबने अकबर को भड़काया कि एक दिन ये शासन ले लेगा, ये यहाँ पर शिया मत के लोगों की वृद्धि कर रहा है। खुद ये सुन्नी थे। शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका था। तो कहते हैं कि महामंगा का बहुत प्रभाव था इस पर, धामा थी इसकी। तो इसने बाद में बैरम खां के पास 3 शर्त रखी थी कि आप या तो कालपी की सूबेदारी ले लो, या मेरे निजी सलाहकार बन जाओ, या फिर आप मक्का चले जाओ। लेकिन आपको जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं, क्योंकि एक समय पे ये होने लगा था मोहर चलने लगी थी बैरम खान की। बैरम खान बहुत सारे डिसीजन अकबर से बिना पूछे ले लेता था। वही समझता था कि अकबर को उतनी समझ नहीं है, मुझे ज़्यादा समझ है। और बात भी सही थी। लेकिन राजा तो अकबर है ना, अकबर को ये बात खराब लगी, क्योंकि उस पर प्रभाव था महामनगा, उसकी बेटी जीजी अनगा का, महामनगा के बेटे अदम खां का। महामनगा चाहती थी कि अपने बेटे को मैं शक्तिशाली बना दूं, अदम खान को। लेकिन बाद में जब अकबर की आंखें खुलती तो सबसे पहले अदम खान को ही मारता है किले की दीवार से गिरा करके। कहने का मतलब है मक्का जाता है और वहां पर बैरम खान की हत्या हो जाती है रास्ते में ही। क्योंकि मच्छीवाड़ा का युद्ध मैंने आपको बताया था 1555 में, वहां पर बैरम खान हुमायूं के साथ में था। तो वहां पर एक जब व्यक्ति को मारा तो उसके बेटे मुबारक खान ने बदला लिया बैरम खान से कि तुमने मेरे पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था, अब तुम भी मरोगे। ठीक है, तो ये बैरम खान थे। और बैरम खान की जो वाइफ थी उनसे शादी कर ली थी अकबर ने। बैरम खान के बेटे का नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर ने ये कह दिया था कि एक विधवा स्त्री को दरबार में क्या पता रेस्पेक्ट मिले ना मिले, इसीलिए मैं इसको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और इसके बेटे को, यानी बैरम खान के बेटे को, अब्दुल रहीम खाने खाना को अपना बेटा स्वीकार करता हूँ। ठीक है। बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने कर दी पाटन गुजरात में, जब वो मक्का की तरफ जा रहा था। और फिर लोग जो अकबर को फंसाना चाह रहे थे अब कि भाई बैरम खान तो हट गया है, बैरम खान जो उसके सबसे क्लोज था, जिसकी वजह से अकबर सुरक्षित था, तो अकबर को फंसा लिया इन लोगों ने। जितनी भी सुंदरतम स्त्रियां थी वो अकबर के लिए पेश कर दी। इसको बोलते थे हरम। मुगलों के समय हरम चलता था और हरम में बहुत सुंदर स्त्रियों को ये कैद करके रखते थे, युद्ध के द्वारा किलों से पकड़ी गई। तो वो जो हरम था, अब अकबर उसी में पड़ा रहता था स्त्रियों के साथ में, सैकड़ों स्त्रियों के साथ में, क्योंकि अकबर ने 300 शादी की हैं। अकबर विवाह संबंधों पर बहुत जोर दिया उसने साम्राज्य विस्तार के लिए। और अकबर की विशेषता यही रही कि उसने सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया, चाहे उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। 300 में हालांकि उसने अपनी शाही अधिकार का मतलब जिनके अपने स्टाम्प थे, जिनके आदेश चल सकते थे, ऐसे शाही अधिकार तो उसने अपने 35 ही पत्नियों को दिए लगभग। ठीक है, लेकिन 300 पत्नी उसकी थी। चले,
1560 से 62 तक पेटीकोट शासन, यानी कि वो स्त्रियों के शासन के अधीन रहा। आदम खां, ये सब, जीजी अनगा, ये पूरा एक ग्रुप था। महामनगा इनके कहने से चलता था। इसी को स्त्री शासन या स्त्रैण शासन बोलते हैं। हरम दल के प्रभाव में रहा अकबर, पर्दा पर्दा के प्रभाव में रहा। 1562 में अकबर हरम दल से मुक्त हुआ। जब उसको पता चला, उसने सबसे पहले आदम खान की उस ग्रुप को पहले कमजोर किया, क्योंकि 1562 में महामनगा की भी मौत हो गई। महामनगा की मौत हो गई। बहुत बढ़िया समीक्षा जी, सही आंसर है। अंकुर भाई बहुत बहुत नमस्कार। 1562 में बाल विवाह, सती प्रथा और दास प्रथा पर इसने रोक लगाई। ये बहुत पूछा जाता है। तीर्थ यात्रा कर उसने 1563 में खत्म किया। जजिया कर अकबर ने 1564 में। एक बार सारे लोग बताएं, जजिया कर कितना प्रतिशत लिया जाता था? इसको बोलते दातीज। दातीज। 1562, 1563 और 1564। दातीज याद रखना, इसका क्रम बहुत पूछा जाता है, बहुत। 1575 में उसने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना वो बनवाता था, यहाँ पर वो सभी धर्मों के जो विद्वान लोग होते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबसे बात करता था, सबसे। 2.5% लिया जाता था। 2.5% वाले जिन्होंने भी आंसर किया है जजिया के लिए, बहुत शानदार उत्तर आपका है। आपने ये सिद्ध किया कि आप कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ साथी कुछ भी लिख रहे हैं, 1/4, 1/10। ऐसा नहीं करना, बहुत ध्यान से पढ़ा किया। चलिए, 1575 में एक कह रहा जो अकबर की असली पत्नी मुमताज थी, वो शाहजहां की है भैया। किसी की पत्नी किसी और की पत्नी मत बनाओ। आओ, इबादत खाना 1575 में इसने किस लिए स्थापित किया? क्योंकि इसको मजा आने लगा था नॉलेज में। अब ये लोगों की चर्चाएं सुनता था, दो विद्वान लोगों को बिठा देता था, वो आपस में जो चर्चा करते थे, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे, ये उनकी बातें सुनता था। फतेहपुर कहाँ पर था इबादत खाना? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। 1582 में ये बंद हो गया था। यहाँ जो डिस्कशन होता था वो थर्सडे को होता था। यहाँ पर बहुत लोग आए। जैन धर्म के शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र सूरी, हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को तो इन्होंने बहुत सम्मान दिया था, जगत गुरु कह दिया था, जगत गुरु। ईसाइयों से मॉन्सरेट, कहते हैं ईसाइयों से सबसे कम प्रभावित हुआ था। हिंदुओं से पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास, हिंदुओं से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। इवन इतिहासकार ये कहते हैं कि कुछ अच्छे धर्मगुरु यदि और अकबर को प्रभावित करते तो संभवतः हो सकता था कि अकबर हिंदू बन जाता। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, अकबर हर धर्म के लोग जो उससे चर्चा करने जाते थे उनको ऐसे सिद्ध करता था, अच्छा भाई साहब, आपका धर्म तो बहुत अच्छा है। उनसे इतनी रुचि लेता था कि उन धर्म के लोगों को जाकर के वे अपने यहाँ कहते थे, यस हो सकता है अकबर अभी ईसाई बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं अकबर अभी हो सकता है कि जैन बन जाए। लेकिन अकबर ने जैनों से आपका अहिंसा सीखा था। भेड़ बकरी इन सबको उसने, मांस, इस सबको उसने बंद करवा दिया था अपने यहाँ पर। खुद अकबर ये कहते हैं कि अकबर वेजिटेरियन होने की तरफ गया था कुछ समय के लिए। ठीक है। फारसियों में वो मिले थे दस्तूर मेहर जी से। यहाँ इन्होंने सूर्य नमस्कार सीखा था। देखो, हर स्टूडेंट को ये सूर्य नमस्कार सुबह जरूर करना चाहिए। जो 12 चरण है वो सब करिए आप। ठीक है। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी कि एक शासन के लिए सब मिलकर के शासन करें। इसने मकबत खाना अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। मकबत खाना कहाँ था ये पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी में। अनुवाद विभाग मतलब कि ट्रांसलेशन, यानी उसने कहा कि जो नॉलेजेबल बुक्स हैं उन सबको ट्रांसलेशन करिए। महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया वो कादिर बदायूनी ने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी है। और महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको बोलते हैं द बुक ऑफ वॉर, अर्थात रजनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण का जो अनुवाद किया है वो कादिर बदायूनी ने किया है। राजतरंगिणी कलहण ने एक बुक लिखी है, उसका अकबर के समय पर मोहम्मद साहबादी ने ट्रांसलेशन किया। अथर्ववेद का ट्रांसलेशन इब्राहिम सरहिंदी ने किया। पंचतंत्र का ट्रांसलेशन अबुल फजल ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल ने जो पंचतंत्र का अनुवाद किया है
वो अनवर ए सुहेली के नाम से किया है। किस नाम से? अनवर ए सुहेली। कितने साथी जानते हैं कि पंचतंत्र बुक के राइटर कौन है, बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पंकज सरण, पढ़ने में ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, ये मूर्खता का सवाल है। एकदम मूर्खता भरा सवाल। अंतर खोजने की बात नहीं है, बात यह है कि आपका लक्ष्य क्या है। बहुत बढ़िया। भैया पंचतंत्र कुछ तो विष्णु गुप्त लिख रहे हैं, कुछ ने विष्णु शर्मा लिखा है। विष्णु शर्मा वाले सब सही हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। 1582 में दीन इलाही की स्थापना हुई। दीन इलाही यानी अकबर एक ऐसा धर्म, जब सब लोगों को उसने सुन लिया तो उसने सोचा एक कॉमन धर्म बना देते हैं। सभी धर्मों में जो कमियां हैं उसको दूर करके एक इकट्ठा एक कॉमन धर्म बना देते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों ने अपनाया नहीं, क्योंकि धर्म से लोग बहुत जबरन जकड़े हुए होते हैं। या ये समझिए अकबर ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। उसने आपका कट्टर तरीके से इस धर्म को प्रचार प्रसार नहीं किया, ये समझ लीजिए, नहीं तो लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती थी। उसने स्वीकृति के लिए छोड़ा कि लोग इसको जाने और समझे। तो इसको सिर्फ 19 लोगों ने अपनाया। अबुल फजल इसका जो चीफ प्रीस्ट था। इसमें एकमात्र हिंदू जो जुड़े थे वो बीरबल थे। 1579 में अकबर ने मजबर की घोषणा की थी। मजहर, मजहर क्या था? मजहर का मतलब था कि किसी भी विवाद की स्थिति में अकबर का जो डिसीजन होगा वो किसी काजी, किसी मौलवी, किसी पंडित से ऊपर होगा, कुरान के अनुसार होगा। ये मजहर था। इस मजहर को लिखा था शेख मुबारक और अबुल फजल ने। अकबर की जो घोषणा थी, इससे उपाधि मिली इमाम आदिल, न्यायप्रिय शासक की। इनके वर्ष जरूर याद रखना भैया। 1582 में उसने दहसाला प्रथा शुरू की। पूरी भूमि का उसने एनालिसिस कराया, और पूरी भूमि को वो ये बोलता है कि भाई ये देखिए कि कहाँ पर फसल कितनी होती है, और जो लगान ली जाए वो 10 वर्षों के औसत के आधार पर ली जाए। होता क्या था, इस साल फसल अच्छी हो गई तो लगान राजा तय कर देता है 1/3, है ना, 1/3 उत्पादन का। अब फसल अच्छी ही नहीं होती है किसी वर्ष में। ऐसा भी तो होता है किसान को, अभी जैसे धान की फसल थी तो वो खराब हो गई थी, हो जाती है किसान की फसल। उसने बोला 10 वर्षों का एक औसत निकाल लो उसके आधार से, 10 वर्षों के औसत के आधार पर। और दहसाला प्रथा को जो शुरू किया था वो टोडरमल ने किया था। टोडरमल, मुझे बताओ, मैंने किसके समय पर बताया था आपको? शिवम जी, बहुत थैंक यू। टोडरमल किसके समय पर बताया था मैंने आपको? आंसर करें फटाफट से। शेरशाह सूरी के समय था। इसने अकबर के समय पूरी भूमि को नापा और 4 हिस्सों में भूमि को बांटा। कोलज, ऐसी भूमि जिस पर हर साल खेती हो सकती थी। परती, जो 1-2 साल खाली पड़ी रहती है। चाचर, जो ज्यादा दिन खाली रहती, 3-4 साल तक खाली रखी जाती थी। और बंजर, 5 वर्ष प्लस। बंजर भूमि उसको कहा जाता था जो 5 वर्षों से अधिक तक खेती नहीं होती। 1575 में मनसबदारी प्रथा शुरू हुई। मनसबदारी प्रथा 1575 में। मनसबदारी क्या था? अकबर रखता था 2 घोड़े। 2 घोड़े, एक घोड़े पे सवार होके आप चल रहे हैं, दूसरा घोड़ा चल रहा है, फिर दूसरे घोड़े को आराम दे दो, दूसरे पर बैठ जाओ। अब ये थोड़ी देर आराम करेगा, क्योंकि घोड़ा, आपने देखा होगा, खड़े खड़े सोता है, और चलता है तो घोड़े कोई दिक्कत नहीं होती है। बस उसको वजन ढोएगा तो थकेगा, नहीं तो खाली चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो थोड़ी देर सामान इस पर रख लो, एक घोड़ा आप रख लो। तो जैसे वो बोलता था 7,000 का मनसबदार आपको नियुक्त कर दिया है, इसका मतलब है आपको रखने पड़ेंगे दो, 14,000 घोड़े। 14,000 घोड़े, और इस सब के लिए पैसे अकबर देगा, सबके लिए। किसी, कोई 1,000 का मनसब होता था, कोई 5,000 का, कोई 7,000 का। अकबर ने इस मनसबदारी को एक प्रणाली मंगोलिया से, इसमें 2 पद दिए, जात और सवार। इसमें दाग महाली प्रथा, घोड़े और हाथी के चिन्ह दिए उसने। कहते हैं अकबर की जो मनसबदारी प्रथा है वो 66 श्रेणियों में विभाजित थी। समझ पा रहे हैं आप? 66 श्रेणियां। एक है, दो, दो मनसबदार, एक ग्रुप होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 20 मनसबदार, 100 का मनसबदार। 66 श्रेणी हुआ करती थी। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, हरेंद्र चौधरी जी ने बड़ी कमाल की बात कही है। हंसते हंसते जो हर दुख को सह जाते हैं, जिंदगी की राहों में खुद आगे। नहीं यार, तुमने राइमिंग नहीं बनाई, हम बनाते हैं, चलो। हंसते हंसते जो हर दुख को सह जाते हैं, जिंदगी की राहों में वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या जिंदगी की राहों को वो बहुत आसान बनाते हैं। जो आपने लिखा ये भी अच्छा है। बहुत थैंक यू मनीष भाई, आएंगे। कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अरे है एडवांस में नहीं है, वो जा चुका है, मूर्ख। अकबर के विजय अभियानों को देखिए, बहुत कम पूछे जाते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखना। अकबर ने 1561 में मालवा को जीता। मालवा का शासक था बाज बहादुर। कहते हैं अकबर इसकी पत्नी रूपमती को पाने के लिए एकदम से लालायित था। बहुत हत्याएं इसने यहाँ किले के लिए करवाई। पहले सेनापति भेजा था इसने अदम खां। बाद में जो दूसरा सेनापति अकबर का गया था, अब्दुल्ला उजबेक गया था मालवा के लिए। 1561 में चुनार दुर्ग, बताओ कहाँ पर था चुनार दुर्ग? जगह का नाम बताइए। शेरशाह सूरी के समय पर हमने आपको बताया था, सबका आंसर आना चाहिए। चुनार दुर्ग को भेजा सेनापति आसफ खान के द्वारा जितवाया। 1562 में अकबर आमेर को अपने हिस्से में मिला लिया। आमेर अर्थात राजस्थान। कहते हैं अकबर अजमेर शरीफ जा रहा था और राजा बहारमल ने खुद जाके अकबर से मुलाकात की। और अजमेर शरीफ जाते वक्त मुलाकात हुई किसकी? बहारमल की। बहारमल जिनके बेटे का नाम भगवान दास है और बेटी का नाम था हरका बाई, जिसको हम जोधा या जोधा बाई के नाम से जानते हैं। और जोधा बाई की शादी अकबर से करा दी थी इन्होंने, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे अकबर से। पोते का नाम है, यानी कि भगवान दास का बेटा था मानसिंह। मानसिंह को सेना में शामिल किया गया, सेनापति बनाया गया। 7,000 का मनसब, 14,000 घोड़े तुम रख सकते हो, तुम अकबर के रिश्तेदार हो। 14,000 घोड़े, उनका सबका पैसा अकबर देगा। लेकिन अकबर ने भी जो जोधाबाई है, कहते हैं कि उनके लिए अलग से पूजा के लिए इस्तेमाल की छूट दी थी कि पूजा कर सकती हैं। ऐसा कोई जबरन ये नहीं बनाया गया कि भाई नहीं आप नमाज पढ़ेंगी। तो कहते हैं उनको उसने स्वतंत्र रखा था। और जोधाबाई को ही मरियम या उजमानी कहा गया है। मरियम उजमानी, दो नाम नहीं है, एक ही नाम है, मरियम उजमानी। 1562 में उसने मेड़ता को जीता। 1567 में राणा उदय सिंह आक्रमण किया उसने यहाँ पर। 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर। यहाँ पर चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था राणा उदय सिंह जी के बाद में, यहाँ पर जो जिम्मेदारी ली थी वो ली थी जयमल ने। 1568 में फाइनली चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। तो पूछे कभी भी चित्तौड़ क्षेत्र को कब जीता था अकबर ने? 1568 में। अकबर ने यहीं पर फतेहनामा जारी किया अपना जीत का। महाराणा प्रताप जी जानते हैं क्योंकि उनका संबंध चित्तौड़ से ही है। राणा उदय सिंह जी के बेटे थे वो, एकमात्र सिसोदिया वंशज जो अकबर के सामने नहीं झुका था। हालांकि इनके जो वंशज हैं उन्होंने बाद में आपका जहांगीर के साथ में एक समझौता कर लिया था, लेकिन जब तक महाराणा प्रताप थे उस कहते हैं कि जिस समय राजस्थान सरेंडर कर रहा था उस समय पर महाराणा प्रताप अकेले थे जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया था। अगर आपके पास कभी समय हो, अभी तो आप जनरल पॉइंट मतलब एग्जाम में उतना नहीं पूछा जा सकता है, आप महाराणा प्रताप जी के समय का हमारा लेक्चर यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो महाराणा प्रताप जिनकी माता का नाम था जयंती बाई, पिता उदय सिंह थे, बचपन का नाम था कीका। ये अपना फेवरेट नाम है, कीका। वंश सिसोदिया, जन्मस्थान था कुंभलगढ़, घोड़ा था चेतक, नीले रंग का घोड़ा। सुना है ना, चेतक इनके इशारों से चलता था। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। अंतिम समय में हल्दी घाटी के बाद में भी जो एक लंबी खाई को कूद गया था, बहुत घायल हो गया था हल्दी घाटी के युद्ध में, और उसके बाद में ही कहते हैं कि आपका चेतक की मौत हो गई थी। और दहाड़ मार मार के रोए थे चेतक के लिए महाराणा प्रताप, जो कभी ना रोए। हाथी का नाम रामप्रसाद था। हाथी जिनका जो हाथी था बहुत जबरदस्त हाथी था। ऐसे उसके पैर में तलवार बंधी रहती थी, कहते बहुत जबरदस्त लड़ता था, सूंड में तलवार होती थी उसके। 1576 में क्या एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। अकबर उस हाथी को ले गया था अपने पास साथ में। महाराणा प्रताप का हाथी ऐसा था कि जब अकबर की कैद में था तो अकबर ने उनको खाने के लिए हर एक बेहतरीन चीज की व्यवस्था कराई थी। हाथी को जो अच्छा लग सकता है वो सब। लेकिन कहते हैं उनके हाथी ने ये देख करके कि मैं अपने स्वामी के साथ में नहीं हूँ, खुद की जान दे दी थी। कुछ खाया नहीं था। एक जानवर के अंदर इतनी स्वामी भक्ति आजकल लोगों के अंदर नहीं बची है।
इंसान इंसान के अंदर नहीं बची है, एक दूसरे के लिए समर्पण खत्म हो चुका है। अपवाद लोगों को मत गिनना, कुछ लोग वो अलग ही होते हैं, वो स्पेशल है, वो देवदूत है, ये समझो तुम, वो ईश्वर के दूत है जिनके अंदर मानवीय गुण है, लेकिन वो खत्म हो गए हैं। आज जैसे लोग आपको दिखते हैं, लोग एग्जैक्ट वैसे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। ठीक है, तो वो महाराणा प्रताप जी थे। सोचिए, जिनके जानवर उनको इतना प्यार कर रहे हैं, तो कैसा कैरेक्टर महाराणा प्रताप रहे होंगे। बहुत जबरदस्त शरीर था, कहते 7.5 फीट उनकी हाइट थी, बहुत वजन लेकर चलते थे, भाला कहा जाता, 30-35 किलो का भाला था उनका, 10-10 किलो के जूते होते थे उनके पास में, कवच होता था बढ़िया एकदम। ठीक है, तो चेतक घोड़े की समाधि कहाँ पर है? बलीचा में, महाराणा प्रताप ने अपने हाथ से बनाई। राज्याभिषेक इनका हुआ था 1572 में, राणा उदय सिंह के ये बेटे थे। अकबर के संदर्भ में इनका जो युद्ध है ये है हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि कहते हैं कि भाई इन्होंने तो भीलों की सेना बनवाई, निम्न लोगों की सेना इन्होंने बनाई थी अपने साथ में, उनको ट्रेन किया था। और अकबर चाहता था कि भाई सेंटर में बीच में यही आ रहे हैं बस, तो इनको कब्जे में लेना जरूरी है। हल्दी घाटी तो 18 जून से 21 जून के बीच में युद्ध चला 1576 में, ईयर जरूर याद रखें। इसमें मुगल सेना और राणा प्रताप, देखो इसको आप हिंदू मुसलमान का युद्ध मत समझना, ये सब साम्राज्य विस्तार के युद्ध थे, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों। जैसे मुगल सेना में देखिए, मानसिंह है, हिंदू है, अदम खान है इस समय पर, ठीक है, ये वो अदम खान नहीं है। जगन्नाथ हिंदू है, माधो सिंह हिंदू है, ये सब कछवाहा राजपूत थे जो अकबर की तरफ से थे। महाराणा प्रताप की तरफ से देखिए हकीम खान, हकीम खान, भामा साहा, भामा साहब भारतीय इतिहास के एक महादानी हैं, और इसीलिए भी इनको पूजा जाता है कि जिस समय इस देश को लड़ने के लिए जरूरत थी, तो भामा साहा जैसे लोगों ने दान दिया। भामा साहा, आज के वो लोग नहीं जिनकी सरकारें टैक्स में छूट करके, इनके वंशजों ने देश के लिए नहीं किया था, इनके जो पूर्वज थे वो उन्होंने देश के लिए नहीं किया था। राणा भामा साहा जैसे लोग, उनका ख्याल रखे जाना था कि जब देश की अस्मिता की बात थी तो उन लोगों ने दान दिया, उनको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बिंदा झाला, राणा पुंजा, ये वही है जिन्होंने अकबर का अकबर कह रहा हूँ सॉरी, राणा प्रताप जी के मुकुट को पहना था जब महाराणा प्रताप जी घायल हो गए थे इस युद्ध में। राणा पुंजा भील सेना का नेतृत्व कर रहे थे। रावत चूड़ावत रामदास राठौड़ जयमल के पुत्र थे। महाराणा प्रताप इस युद्ध के बाद में कहते हैं ये युद्ध लगभग आपका 50-50 पर रहा था। सबने कहा था महाराणा प्रताप आपको ये लड़ाई आगे लड़नी है तो आपको यहाँ से मूव करना होगा, और उसके बाद में वो जंगलों में रोटी खाते रहे थे, घास की रोटियां खाई थी। महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले गए। 1582 में उन्होंने वापस दिवेर का युद्ध लड़ा था, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, और बहुत सारे क्षेत्र को अकबर से छीन लिया था 1582। और वो अपने आजीवन ये युद्ध करते रहे थे, और इनकी जो डेथ हुई वही 1597 में, 1597 में। बहुत बढ़िया। तो तीसरा आक्रमण 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वो सफल रहा था असफल। बेटा आपने पढ़ा नहीं क्लास में, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसका तीसरा सफल आक्रमण था। आप कहाँ थे, सो गए थे क्या क्लास में? आए वापस। 1564 में उसने गोंडवाना को जीता, जिसका नेतृत्व किया था आपका आसफ खान ने, यहाँ की रानी दुर्गावती थी। उनके पति एक्सपायर हो गए थे संग्राम साहा, तो दुर्गावती से इन्होंने इस क्षेत्र को, क्योंकि वीर नारायण एक छोटा बच्चा था और उसकी संरक्षिका बन के दुर्गावती थी, तो 1564 में गोंडवाना। 1569 में रणथंभौर राजा सुरजन राय से, 1569 में कालिंजर राजा राजचंद्र से, और 1570 में मारवाड़ और जैसलमेर। ये बहुत पूछा जाता है, मारवाड़ और जैसलमेर को कब जीता? 1570 में। यहाँ जैसलमेर के शासक थे राजा हर राय, और बीकानेर के शासक थे राव कल्याण मल। 1571 गुजरात अभियान बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जब गुजरात में स्थितियां बदली तो ये कहाँ तक बैठता था अकबर आपका? आगरा में, आगरा से गुजरात गया, इसको द्रुतगामी अभियान कहते हैं। वहां की स्थितियों को शांत करके वापस आया, वापस यहाँ पता चला इसको आगरा में भी स्थितियां ठीक नहीं है, कुछ लोग विद्रोह करने वाले हैं, तो ये इसने बहुत जल्दी कर लिया अभियान।
कुछ इतिहासकार कहते हैं 9 दिन में इसने ये दूरी तय कर ली, और उस समय किसी ने नहीं किया था। और कई लोगों ने आपका ये कहते हैं कि इतिहासकार कि उसने इस दूरी को 13 दिन में चेक पूरा किया। फिर जो बच्चा नोट्स बनाता है उसने तीसरे आक्रमण को असफल लिख दिया। वो बच्चा ध्यान, कई बार नोट्स लिखते समय गलतियां हो जाती हैं, मैं बोल दूंगा उनसे। बाकी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो आप क्लास में आ रहे हैं। ये तो कॉमन है, कॉमन सेंस है। ऐसा थोड़ी किसी ने कुछ लिख दिया है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आप देखो, दुनिया में एक चीज, एक सिद्धांत के लिए जीना, सॉल्यूशन। अगर कुछ गलती हुई है तो आप सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, समाधान क्या है, समाधान के लिए जीना। चलिए सर, आरडब्ल्यूए वाले सुना है पिटाई नहीं करते, बेटा हम कर देते हैं। आओ आगे। तो द्रुतगामी का मतलब तेज इसने किया, रैपिड कैंपेन। यहाँ शासक था मुजफ्फर थर्ड, मंत्री था उसका इत्माद खान, दोनों शैतानी कर रहे थे। और अकबर अभियान करके इस विद्रोह को दबाता है, और जो सूबेदार था मिर्जा अजीज कोका को यहाँ पर नियुक्त करके आता है। ठीक है, मिर्जा अजीज कोका। यहीं पर उसकी पुर्तगालियों से भेंट हुई। उसने देखा समुंदर, अरे वाह, गोवा जैसा नज़ारा। ऐसा नहीं जैसा आज वाला गोवा है, घूम कोई नहीं रहा है वहां पर, अकबर ने सिर्फ समुद्र को देखा है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया कि भैया हमने गुजरात को जीत लिया, कोई जीत नहीं पाया था गुजरात को अब तक। 1576 में उसने बंगाल को जीता। बुलंद दरवाजा याद रख लेना, किस विजय के उपलक्ष्य में, आंसर करें फटाफट से, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1586 उसने कश्मीर जीता, मानसिंह को सूबेदार बना दिया। सिंध जीता, जानी बेग को सूबेदार बना दिया। ठीक है, वहां का शासक, जानी बेग को सूबेदार नहीं, सॉरी, अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खान का बेटा है उसको सूबेदार बनाया। सन 1600 में अहमदनगर और बीजापुर जीता, ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ की शासिका थी, ये कर्नाटक क्षेत्र में चांद बीबी, यानी दक्षिण में भी अकबर पहुंच गया। 1601 में असीरगढ़ का किला उसने जीता, ये अकबर का अंतिम अभियान है, क्योंकि अकबर की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। 1605 में तो अकबर का अंत ही हो गया था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, और इसका मकबरा सिकंदरा में, सिकंदरा। अकबर के नवरत्न आप जानते ही हैं। बीरबल, ये किस्सा तो मैं हमेशा सुनाता हूँ कि अकबर और बीरबल की मित्रता कैसे हुई, दोनों दोस्त भी थे, बहुत सम्मान भी करता था बीरबल अकबर का। मुलाकात का किस्सा ये था कि एक बार अकबर जो है पान खाता था, तो अकबर के पान में चूना किसी ने ज़्यादा लगा दिया, तो अकबर की जीभ कट गई। अब अकबर ने उससे दंड देने का सोचा। अकबर ने पूछा भाई किसने पान लगाया था, बोले भाई साहब इसने। तो अकबर ने उससे कहा कि एक काम करो, आधा किलो चूना लेके आओ बाहर से, हमारी जीभ काटते हो, ऐसा पान बनाते हो, ये पता चलेगा तुम्हें ये क्या करता है चूना। अब राजा तो राजा है। अब वो गया बाहर, बीरबल पान लगाता था दरबार के बाहर। उसने कहा बीरबल, बीरबल का नाम था महेश दास, बोला महेश दास यार पान दो। उसने कहा भैया पान तो दे देंगे। उसने बोला आधा किलो चूना भी दो। बोला आधा किलो चूना क्यों? बोला राजा ने मंगाया है। अब महेश दास कहते हैं बहुत जबरदस्त आईक्यू का आदमी था, उसने क्या क्या गड़बड़ हुई है, आधे किलो चूने का क्या मतलब है? पान हम लगाते हैं, आधे किलो चूना आज तक तो नहीं मंगाया गया, क्या कारण है? उसने कहा पता नहीं क्या कारण है। बोला तुम पान तुम खिलाते हो महाराज को? कहा हाँ मैं खिलाता हूँ। तो तुमसे कोई गलती हो गई है, तुमने चूना ज़्यादा लगा दिया है। अब तुम जाओगे ये आधा किलो चूना लेके, तो ये अकबर तुमको खाने को बोलेगा, और तुम जैसे ही चूना खाओगे तुम्हारी ये आते वाते सब कट जाएंगे, इंटेस्टाइन गायब, तब तुम अंदर से खराब हो जाओगे। राजा तुम्हें दंड देना चाहता। बोला भैया बचाओ जान। बोला ये लो देसी घी लेके जाओ। जब राजा चूना खाने को कहते तो बाद में तुरंत देसी घी पी जाना चूने के बाद में, तो चूने का असर नहीं होगा। हुआ यही, वो अकबर के सामने गया, और अकबर ने जाते ही उससे कहा कि भाई साहब चूना ले आओ आप। बोला जापन हाँ ले आए हैं। बोला खा जाओ इसको, पता चले तुम्हें। अब उसने चूना खा लिया, साइड में जाकर घी पी लिया चुपचाप। अब अकबर सोच रहा था ससुरा मर गया होगा। राजा लोग थे, इतना नहीं सोचते थे, 10, 5, 20 हजार, 50 हजार, 30 हजार लोग कम मर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अकबर का दिमाग जब खराब हुआ, जब अगले दिन उसने उसी आदमी को देखा, बोला ओए सुन तू जिंदा है अभी, कैसे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उसने बताई सारी कहानी। बोला भाई साहब मैं तो ऐसे जिंदा बच गया, मतलब जापना भाई साहब तो क्या कहेगा, गर्दन काट देता है इसकी। बोला जापना मैं तो इस वजह से जिंदा हूँ। बोला अच्छा पान वाले को बुला लाओ।
तो बीरबल से तब इनकी बातें हुई और फिर बीरबल और ये हमेशा साथ रहे। अकबर कहीं भी जाए, मतलब उधर बेडरूम की बात नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर अभियानों में ये साथ रहा ना। अकबर के नवरत्न बीरबल। तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास, और इसकी मृत्यु अफगानिस्तान अभियान के दौरान हुई। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो बीरबल है वो अकबर के साथ हर अभियान में रहा, उसके सिर्फ निजी चीजों को, उसकी निजी जिंदगी को छोड़ करके। और अकबर भी बहुत सम्मान करता था बीरबल का। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत शानदार। आए आगे। अबुल फजल दूसरा विद्वान व्यक्ति था जिसने बाइबिल का फारसी अनुवाद किया। अबुल फजल के पिता का नाम था शेख मुबारक नागौरी। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने साल में लिखी गई अकबरनामा? 7 सालों में। 7 सालों में। भाग इसके 3 हैं। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों के बारे में, एंसेक्टर्स ऑफ अकबर, लिखा गया है। दूसरे में इवेंट्स ड्यूरिंग अकबर सरीन, अकबर के शासनकाल के दौरान घटनाएं कौन सी हुई, जैसे हम जिनको अभी पढ़ रहे थे। और भाग 3 में प्रशासन, राजस्व, रीति रिवाज, संस्कृति क्या थी उस समय पर। और तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। कई बार तो ये पूछ लेता आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो तब भी आंसर क्या रहेगा हमारा? अबुल फजल। और इसका भाई था आपका फैजी, वो मैथ्स का टीचर था। इसकी हत्या जो है अबुल फजल की 1602 में जहांगीर ने करा दी थी। ये बताएंगे जहांगीर के समय पर। तबकात अकबरी इसी के समय पर निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। फैजी अबुल फजल का भाई था, गणित का टीचर था। अकबर के जो बेटे हैं सलीम, सलीम जहांगीर का नाम है, और मुराद उसी का भाई है, इन दोनों का टीचर रहा था। इसकी उपाधि है मलिक उस सूरा, यानी मुगल काल में मलिक उस सूरा की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो वो दी गई आपका फैजी को। लीलावती जो मैथ्स की बहुत फेमस बुक है, उसका इसने क्या बोलेंगे, फारसी में ट्रांसलेशन किया। फारसी में अनुवाद ये कर रहे थे ताकि फारस के लोग भी इसको पढ़ें, उस क्षेत्र के लोग भी इसको पढ़ें। टोडरमल ये आप जानती हैं अकबर का वित्त मंत्री था। पहले किसके दरबार में था? ये शेरशाह सूरी के समय पर। इसने दहसाला प्रथा, भूमि मापन, गजे इलाही को शुरू किया। अब्दुल रहीम खाने खाना, इसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया, फारसी में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप मुझे बताएं बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बोलेंगे। खेकोट्टुमम एक संस्कृत में इसने पुस्तक लिखी थी। तानसेन आप जानती हो, गुरु थे, गुरु आदमी थे एकदम, संगीत सुनाते थे। वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास। कहते हैं अकबर पागल हो गया था स्वामी हरिदास का संगीत सुन के, क्योंकि जब उसने संगीत सुना था तानसेन का, तो उसने कहा था दुनिया में से बेहतर संगीत कोई नहीं हो सकता। तब तानसेन ने कहा था कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप मेरे गुरु को सुनिए। अकबर चुपचाप सुनने गया था दरबार में, चुपचाप पेड़ पर बैठकर सुना उसने रात को संगीत। तो कहते हैं अकबर की आंखों में आंसू आने लगे थे। अकबर ने कहा था दरबार में मेरे साथ ये नहीं चल सकते क्या? तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे गुरु मुक्त है, वो किसी राज दरबार के अधीन नहीं है, मुक्त जीवन जिएंगे। तुम भी ऐसे ही जीना, बिना बाउंडेशन के, जबरदस्त तरीके से। दुनिया चाहेगी कि तुम खुल के ना जी पाओ, तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अब मध्य प्रदेश का कोई लड़का लिखता है हमको कि भैया ये मत करो, भैया ये करो। अरे हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी है, हम सैल्यूट करेंगे तुमको, लेकिन तुम बंधन मुक्त होके जीना, सारी प्रथाएं तोड़ के जीना। हाँ, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपके एक्ट्स की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ कर रहे हो उसको बेवजह कोई मानने लग जाए नहीं है गलत है सही है, गलत और सही दुनिया में उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी नज़र से क्या सही है, तुम देखना क्या सही है। जो तुम पहचान पाओगे वो सबसे ज़्यादा सत्य होगा। तो क्या बोलेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं, मियाँ की टोडी, तो उसने क्या बोल दिया, मेरे गुरु तो बंधन मुक्त नहीं है, तो मैं ही चल सकता हूँ, गुरु तो नहीं चलेंगे। रचनाएं मियाँ की टोडी, संगीत सार बहुत पूछा जाता है।
गणेश स्रोत बहुत पूछा जाता है। रागमाला पुस्तक किसकी है? तानसेन की। तानसेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रबाब, जो इनके हाथ में है। इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। उपाधि थी मियाँ। तानसेन ने 4 बैजू बावरा की संगीत शिक्षा विद्यापीठ जो है वो ग्वालियर में हुई। मानसिंह, ये कौन है? जोधाबाई का भतीजा। जोधाबाई बुआ थी मानसिंह की। मुल्ला दो प्याजा बीरबल का प्रतिद्वंदी था। इन दोनों के आपस में कटाक्ष चलते रहते थे हमेशा एक दूसरे पर। अकबर बहुत मजे लेता था। फकीर अजीउद्दीन, ये होम मिनिस्टर था धार्मिक मामलों में, जो अकबर को जो भी सलाह दी, क्योंकि अकबर एक धार्मिक व्यक्ति था। अकबर के समय पर आने वाले जो अंग्रेज थे वो थे दो। स्टीफन थॉमस 1579 में आया। रॉल्फ फिच 1583 में अकबर के समय पर आया। अकबर ने तुलसीदास को संरक्षण दिया था। अकबर के समय के कुछ चित्रकार हैं, लेकिन आप इसमें से याद रखना, एक तो मीर सैयद अली को, एक ब्लू कलर में लिखे हुए दसवंत कहा जाता है। अकबर ने इसको अग्रणी कलाकार कहा, इसने आत्महत्या कर ली थी। अकबर के समय किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? बसावन एक जबरदस्त चित्रकार था जिसको सबसे बेहतरीन चित्रकार माना गया, बसावन। दसवंत, वशावन और मीर सैयद अली, इन 3 के नाम आपको याद रख लेने। ठीक है बॉस? बहुत सही, बहुत सही। प्रमुख जो कृति हैं तूतीनामा और रजमनामा है, आपका यहाँ पर बात करेंगे। अकबर के समय पर जो पहली ये तूती बहुत चर्चित रही है आपका, किसका? दसवंत ने इनको बनाया। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्र, सॉरी सॉरी मैंने गलती बोल दिया, बसावन के चित्र हैं। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भित्ति मतलब वॉल पेंटिंग। अकबर ने इसको बंद कर दिया था, याद है मैंने बोला था भित्ति चित्रकारी। बहुत सारे राजाओं ने इस पर, अकबर के समय शुरुआत हुई, बहुत सारे राजाओं ने भित्ति चित्रकारी पर, वॉल पेंटिंग पर रोक लगाई थी पहले प्राचीन समय में। एक राजा था जिसने इसको रुकवा दिया था, बताओ कौन था? जैसे मैंने कहा था दीवारों पर जो चित्र वगैरह बनते थे पहले, क्योंकि मिट्टी की दीवार होती थी, सजाते थे दीवारों को, फूल पत्ती ये सब बनाते थे, उसको बंद कर दिया। आईने अकबरी 17 चित्रकारों का उल्लेख है। आईने अकबरी में 17 चित्रकार। अकबर के समय की कुछ इमारतें हैं भाई साहब, इनको देखिए। आगरा का किला, आगरा में। दीवान आम फतेहपुर सीकरी, इसमें क्या है? स्पेशल लोगों से मिलने के लिए तो था दीवाने खास, और आम लोगों से मिलने के लिए था दीवाने आम, दीवाने खास। पंचमहल। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाई? ये याद रखना। आगरा का किला किसने बनवाया? इसने बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया बताइए? सर नेक्स्ट डे की पीडीएफ भैया, बाबरनामा को चगताई तुर्क में लिखा गया था। बहुत सही आंसर दिया है आपने मनीष भाई। फिरोज शाह तुगलक, सचिन भाई आपने ठीक आंसर दिया एकदम से, जिसने भित्ति चित्रकारी को बंद करवाया। वेरी गुड, आप सबके आंसर इतनी संख्या में आते हैं, देख के लगता है कि हाँ आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं। शेख सलीम चिश्ती, जिसके कहने की वजह से इसको इसका बेटा सलीम हुआ बहुत दुआओं के बाद में, तो अपने बेटे का नाम भी सलीम ही रखा अकबर ने। लाहौर किला, इलाहाबाद किला, अब इंडियन आर्मी इसको इस्तेमाल करती है। हिरण मीनार फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा जिसकी हाइट है 53 मीटर। जामी मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा इसको कहा जाता है। जहांगीरी महल अकबरा, अकबरी महल आगरा का। खैरूल मस्जिद नई दिल्ली में। पुरान किले के सामने खैरूल मस्जिद महम अनगा के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके बाद में आएगा अकबर का बेटा जहांगीर। आज आपको एक चीज देखनी है, कल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अकबर के कुल कितने बेटे थे। अब मैंने आपको बताया 300 से ज्यादा पत्नियां, बेटे पता नहीं कितने, है ना? बहुत बढ़िया। सर आज हमें किसी का मोबाइल मिला, उसको लौटा दें, लौटाना चाहिए, बिल्कुल लौटाना चाहिए, तभी तो इंसान बनेंगे। हो सकता है किसी ने बड़ी मेहनत से बहुत ज़रूरतों से लिया हो, और नहीं भी लिया हो, बहुत आसानी से उपलब्ध हो, आपका अधिकार नहीं है। जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उसको आप बिना किसी की इजाज़त के नहीं ले सकते हैं, है ना? ख्याल रखिए, आप बहुत कामयाब होंगे, एक दिन आप फ़ोन गिफ्ट करने वाले होंगे, तो दूसरे का फ़ोन क्यों रखना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं साथी कल। थैंक यू, नमस्ते।